वल्लभनगर चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन भाजपा ने भी अपना जनबल दिखाने का प्रयास किया। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश स्तर के नेता सम्मिलित हुए, परंतु उन्हें सुनने उतनी भीड़ नहीं जुट पाई जितनी आशा की थी। सभा में भाजपा प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला के समर्थन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद सीपी जोशी, विधायक वासुदेव देवनानी आदि ने वल्लभनगर के घमासान में भाजपा की सभा को संबोधित किया। लीजिए सुनते हैं सभा में क्या कुछ कहा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने। सम्मानित मंच उपस्थित बहनों भाइयों, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, मैं इस सभा का गरीबी रेखा का अंतिम व्यक्ति हूं। सबने अपनी बात कह दी, फिर भी थोड़ा बहुत मेरे खजाने में जो बचा खुचा वो मैं जरूर बताऊंगा। अभी ये लोग कह रहे थे कि झाला साहब बिल्कुल साधारण राजपूत परिवार के साधारण व्यक्ति हैं। मैं भी 2 दिन से यहां हूं। कल खाला तोड़ गया, रुंडेड़ा गया, चारगढ़िया गया, नीमड़ी गया, नीमड़ी के भैरू जी के दर्शन किए, चारगढ़िया में तेजाजी महाराज के दर्शन किए, रुंडेड़ा में भी भैरू जी के दर्शन किए। तेजाजी और भैरू जी मिलके कह रहे थे, मुझे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा भाई कोई कितना ही जोर लगा ले, अब की चुनाव तो हिम्मत सिंह झाला ही जीतेगा। मुझे तो यही बताया कि भैरू जी के दरबार से कोई खाली नहीं जाता, और कोई गए कि नहीं गए, मैं जरूर गया और भैरू जी से अरदास करके आया। जैसे हिम्मत सिंह जी साधारण है, वैसे ही मैं एक साधारण किसान के घर में पैदा हुआ हूं, और आपसे ये विनम्र अपील करने आया हूं। जिस तरीके से देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के संगठन से बन सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था एक साधारण किसान के घर में पैदा होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बनूंगा। ये इज्जत और मान सम्मान कहीं मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी मिल सकती है। यहां पर सब बातों का जिक्र हुआ। मैं 2 दिन से घूमते घूमते कहीं चाय की दुकान पे गया, किसी माई से मिला, किसी काका जी से मिला, कोई सिलाई करने वाली महिला से मिला, कोई साइकिल चलाते से मिला, किसी किसान से मिला, किसी जवान से मिला। उनका दर्द और बात सुनी तो भले ही देश आजादी के 75 साल मना रहा होगा, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन वल्लभनगर आजाद नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि कल का मेरा अनुभव, तेजाजी का और भैरू जी का आशीर्वाद और यहां पर बैठी वल्लभनगर की जनता और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद, ये इस बार वल्लभनगर को निश्चित रूप से आजाद करेगा। अभी आदरणीय गुलाब जी भाई साहब कह रहे थे, अरुण सिंह जी भी कह रहे थे, दुनिया में इतनी बड़ी महामारी 100 सालों बाद आई। 135 करोड़ के देश के सामने चुनौती थी। ये कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे कि मोदी ताली बजवाता है, थाली बजवाता है, दिवाली मनाता है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को कोई इस तरीके की सहानुभूति देश की जनता से नहीं थी। ये मोदी की इच्छा शक्ति थी जिसने इस भीषण महामारी से इस 135 करोड़ की जनता को इलाज से, ऑक्सीजन से, टीके से सुरक्षा दी। और भारत आज दुनिया का सिरमौर बना। 100 करोड़ से भी ज्यादा टीके लगकर हिंदुस्तान के आम आदमी को बिना पैसे का टीका लगा। मुझे घूमते लोगों ने कहा कि वोट की झोली फैलाकर, गुमराह करके, झूठे और थोथे नारे लगाकर अब तो गली गली नेता घूमते हैं।
लेकिन बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि का एक साधारण से गार्ड की नौकरी करके अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से यदि वो धनाढ़ बना, लेकिन वल्लभनगर की जनता के प्रति उसका दर्द कितना था, इस 2 साल के कोरोना के कालखंड में जिसने भी हिम्मत सिंह झाला का दरवाजा खटखटाया वो निराश होकर नहीं गया। उसको राशन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हिम्मत सिंह ने की। तो ये फर्क तो करना ही पड़ेगा। जाति से और नारों से कब तक इस वल्लभनगर का भला होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि वल्लभनगर को आजाद करना, ये तो तय करना ही पड़ेगा। 70 साल की राजनीति इसमें मत डाले और उसमें 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका। दीपक से ले इसकी। मुझे तरस आता अशोक गहलोत जी पर। वो पीछे मुड़ के अपनी पार्टी का, सरकारों का इतिहास नहीं देखते, लोकतंत्र की बात करते, विकास की बात करते, बदलाव की बात करते हैं। इस देश को गर्त में धकेलने का काम किसी ने किया, इस देश को जाति से जाति में लड़ाने का काम किसी ने किया, इस देश में जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को भ्रष्टाचार में बदलने का काम किसी ने किया, इस देश पर लोकतंत्र पर पहरा लगाने का काम किसी ने किया, तो ये कांग्रेस पार्टी थी। और इसलिए इनमें गुण होते, कणों के होते, खासियत और खूबी होती, तो 1885 की बनी हुई कांग्रेस, नेहरू की कांग्रेस, इंदिरा की कांग्रेस, राजीव की कांग्रेस इस तरीके से देश के नक्शे से खत्म नहीं होती। इसलिए खत्म हो गई कि इस देश में यहां किसान भाई बैठे बहुत सारे, 50 वर्ष तक उनको राज करने का मौका मिला। तराजू के 2 पलड़े तोलना तो पड़ेगा मित्रों। उस तराजू के एक पलड़े पर 50 वर्षों का शासन, दूसरे पलड़े पर 6 सालों का वाजपेयी जी का शासन, 7 वर्षों का प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन, 50 सालों के तराजू के पलड़े में जातिवाद, भ्रष्टाचार, अराजकता, महंगाई, क्या क्या कुछ नहीं है। और 13 साल के तराजू के पलड़े में जनधन का खाता है, उज्ज्वला की गैस है, आयुष्मान का इलाज है, सर पे आवास की छत है। और उस 13 सालों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है। मैं अभी आपसे पूछूं किन लोगों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, आप हाथ खड़े करोगे। मैं धैर्यवद होकर आया, वह आदिवासी भाइयों से पूछता था कि खाते कब खुले, उन्होंने कहा मोदी जी आए तब खुले। विधवा की, विकलांग की, विद्यार्थी की छात्रवृत्ति और पेंशन को खाने और डकारने का काम ये कांग्रेसी दरिंदे करते थे। लालटेन के लिए आदिवासी संघर्ष करता था, केरोसिन के लिए उज्ज्वला से उजाला करने का काम मोदी ने आदिवासियों के घरों में किया। एक में नहीं किया, 10 करोड़ में किया। ये माताएं बहनें बैठी हैं, जिस हिंदुस्तान का सभ्य समाज और वहां की माताएं बहनें अंधेरा होने का इंतजार करती थी, इसलिए उनकी सुरक्षा पर, सम्मान पर, मान सम्मान पर हमला था। उस संवेदना को समझने वाला कोई व्यक्ति था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। 10 करोड़ शौचालय बनाए। आप राम जी को मानते हो कि नहीं मानते हो? राम जी को मानते हो? जय राम जी की करते हो, गुरु महाराज की जय करते हो, राम राम करते हो? और मैं आपसे पूछता हूं कि राम के देश में राम जी का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या इटली में सोनिया गांधी बनवाने वाली थी? इस राम जी के मंदिर के लिए 500 सालों का संघर्ष था। यहां 36 कौम के लोग बैठे हैं। पैदा होते हैं तो भी राम राम होती है, मरते हैं तो भी राम राम होती है, परण होता है तो भी राम राम होती है। इस भगवान राम के 500 सालों के संघर्ष का, मंदिर के निर्माण का, भगवान राम के मंदिर के निर्माण का 500 सालों का संघर्ष,
उस संघर्ष को किसी व्यक्ति ने इज्जत दी, मान सम्मान दिया, न्यायालय के लड़ाई लड़ी, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया और दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान ने आजादी के बाद दूसरी लड़ाई जीती। भगवान राम का अयोध्या में पावन मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथों से किया। वल्लभनगर और भिंडर की जनता, ऐसा हो नहीं सकता कि कश्मीर के किसी शहीद के प्रति उसकी संवेदना नहीं है। यहां के आसपास के बहुत लोग सेना में नौकरी कर, उस सैनिक का जब शव आता था तो किस तरीके से लोग विचलित होते थे। वल्लभनगर के किसान सरदार चौपाल पर चर्चा करते थे कि कोई मर्द पैदा होगा जो कश्मीर में तिरंगा फहराएगा, जनगण मन का गान गवाएगा, इन शहीदों को सम्मान देगा। 370 को खत्म करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़कर वल्लभनगर की जनता का भी मान किया। इसलिए अशोक गहलोत जी जो बात कह रहे थे, गुलाब जी भाई साहब की बात से मैं समझ पाया, सीपी जोशी जी की बात से समझ पाया, झाला जी की बात से समझ पाया कि इस पूरे काम में 50 वर्षों तक झूठ और लूट का खेल खेला तो कांग्रेस ने खेला, राजस्थान में खेला तो अशोक गहलोत जी ने खेला। और अशोक जी तो इतना झूठ बोलते हैं। एक फौजी था, फौज में छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। उसने अपने साथी फौजी से पूछा कि ये फौजी अफसर अपना अफसर खड़ा कर छुट्टी देगा नहीं, क्या बहाना बनाओ? तो उसने सलाह दी अपने मित्र को कि बोल दे दादाजी मर गए, छुट्टी मिल जाएगी। उसने कहा ये बहाना तो पहले बना के दादाजी जिंदा है लेकिन मार के छुट्टी ले चुका। तो बोले अब के बोल दे दादी जी मर गई, बोले ये भी कर दिया तो क्या करूं? तो बोले अब के कहते मेरी घरवाली बीमार है, अफसर मान जाएगा घरवाली के नाम से। वो फौजी अफसर अपने अफसर के पास गया, उसने कहा साहब छुट्टी चाहिए। क्यों चाहिए? कि साहब मेरी घरवाली बीमार है। फौजी अफसर भी होशियार था, उसने कहा कि थोड़ी देर में आना। थोड़ी देर बाद फौजी वापस गया, उसने कहा साहब मेरी छुट्टी का क्या हुआ? उसने कहा भाई तेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी, जरूरत नहीं है। बोले क्यों? तेरी घरवाली से मेरी टेलीफोन पे बात हो गई और राजी खुशी है, छुट्टी की जरूरत नहीं। अब फौजी चकराया, उसने कहा साहब झूठा तो मैं भी बहुत हूं, पर तू मेरा बाप निकला, मैं तो कुंवारा हूं, छुट्टी के लिए बहाना बना रहा था। ये कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत ऐसे कर, झूठ का चश्मा। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान में किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं, वल्लभनगर का विकास। कई लोग पूछते होंगे कि आप कैसे करोगे? मैं तो इतना ही भरोसा दे सकता हूं कि इस उपचुनाव में हिम्मत सिंह जी को पूरी हिम्मत और हौसले के साथ आप समर्थन दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तन मन और धन से हिम्मत सिंह आपकी सेवा करेगा। और 2023 दूर नहीं है, ये मंच पर बैठे हुए सब लोग इस वल्लभनगर को हिम्मत सिंह जी की साक्षी में गोद लेते हैं। 23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और वल्लभनगर के विकास को गति मिलेगी। मैं आप सब लोगों को चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, ये साधारण लड़ाई नहीं है, ये फिल्म का ट्रेलर है और इसमें पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। मैं कल रुनेडा में गया था, हमारे वकील साहब मुकेश जी बैठे हैं, इनके बूथ के अध्यक्ष कैलाश जी, नारायण जी, सुरेश जी, सारे लोग बैठे। मैंने इनको निवेदन किया कि एक एक वोट की कीमत और वोट पूरे स्वाभिमान के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, सेवा और समर्पण के साथ ये भरोसा दिलाते हुए कि मैं हिम्मत सिंह हूं, मैं आपकी सेवा का संकल्प लेता हूं। मैं इस भावना के साथ हम एक एक बूथ पर एक एक वोट की लड़ाई लड़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है। अरुण सिंह जी तो अंकगणित की बात कर रहे थे, गुलाब जी भाई साहब पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह रहे थे
सीपीजी का तो लोकसभा क्षेत्र है। सीपीजी ने मुझे कहा, जब चर्चा चली तो मैंने कहा क्या स्थिति है, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का बेटा झूठ नहीं बोलता। मुझे इस बल्लभ नगर की जनता ने 80,000 से भी ज्यादा वोटों से लोकसभा का चुनाव जिताया था। ब्राह्मण सरदारों, 80,000 से यदि एक भी कम हो गया तो हमारे ईमान पर उंगली उठेगी, हमारी निष्ठा पर उंगली उठेगी। इसलिए हिम्मत सिंह की तरफ भी देखना, लेकिन आपके लिए सेवा और समर्पण से 24 घंटे काम करने वाला सीपी जोशी और मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हो, इसके लिए आप बल्लभ नगर में हिम्मत सिंह जी के साथ खड़े होना। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी ने भी भरोसा दिया है। वो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में मोदी जी के बगल में बैठते, उन्होंने कहा है कि आजादी के इतने वर्षों तक दलित और वंचित भाइयों को कांग्रेस पार्टी ने केवल ठगा है वोट के नाम पर। अर्जुन जी ने भरोसा दिलाया है कि वल्लभ नगर के दलित और वंचित भाइयों की सेवा के लिए अर्जुन मेघवाल के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मीडिया की इस सभा में हमारा सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी और सांसद भी हैं, हमारे प्रभारी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हमारे यहाँ के सांसद भाई सीपी जी, दोनों जिला अध्यक्ष भाई रवि जी, भंवर सिंह जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण, विधायक साथीगण और आप सब पधारे हुए मेरे पिता से बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, मैं आपके सामने वर्षों से आता हूं और हमेशा आपके मन को हिलाने का प्रयास करता हूं। मैं आज भी आपके मन को छूने का प्रयास करूं। इस चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं। वल्लभ नगर की जनता ने गजेंद्र सिंह जी को 5 साल के लिए चुन के भेजा और वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जो यहाँ का प्रतिनिधि हो, कांग्रेस का एमएलए हो, उसको दूसरे केंद्र में जाकर के इस गहलोत सरकार का विरोध करना पड़े, इस सवाल का जवाब इस क्षेत्र की जनता को इन कांग्रेसियों से पूछना चाहिए कि वो विरोध के अंदर क्यों जाकर के बैठा। उसका कारण तो ये था कि उसके क्षेत्र में काम नहीं हुआ, जो उसने आश्वासन दिए वो पूरे नहीं हुए और इसीलिए वो पायलट साहब के साथ जाकर के अलग ग्रुप में जाके बैठे और उसके बाद भगवान ने उनको हमसे छीन लिया और उसके कारण से अब वापस एक उनकी जगह भरने के लिए एक प्रतिनिधि भेजने का चुनाव आपको करना है। मैं जरूर के मालिक से प्रार्थना करता हूं कि वास्तव में सरकार और वास्तव में सत्ता तो आपके हाथ में है। ये गुलाबचंद कटारिया यहाँ खड़ा है ना, अगर उदयपुर की जनता वो बटन नहीं दबाती तो मैं जयपुर नहीं जाता, अपने गांव देलवाड़ा जाता। हमें पैदा करने वाला कौन है? ये माई बाप है और ये पापी पट्टा नहीं देता है, केवल 5 साल के लिए मुनीम बनाता है। ये जनता जनार्दन, तेरे चरणों में मेरी प्रार्थना है, कुछ दिमाग को खुला कर। ये खजाना तेरा है, न तो मेरा है, न यहाँ बैठे हुए किसी का है, न गहलोत साहब का है, न मोदी साहब का है। खजाना ये मुल्क के मालिक, तेरे टैक्स के पैसे का खजाना है। मालिक तो ये जनता जनार्दन है। इस देश में लोकतंत्र का मतलब आप मालिक को वोट की पेटी से 5 साल का मुनीम बनाने का अधिकार इस लोकतंत्र में आपको मिला है। अपनी वोट की पेटी से जिसे मुनीम चुनोगे वो 5 साल का हिसाब रखेगा। जो सरकार बनाएगा उसको खजाने की चाबी मिलेगी, जो सरकार नहीं बनाएगा उसको विरोध का डंडा मिलेगा ताकि सरकार सही ढंग से चले, न चले तो खोपड़े में देना। इसी के लिए लोकतंत्र है। अब मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर मेरी बात आपको सही लगे
पिछला चुनाव जो 18 का हुआ था उसमें अशोक गहलोत को हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, जनता जनार्दन तेरे को सावधान कर रहा हूं, केवल और केवल 50,000 वोट राजस्थान में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिला। कितना? 50,000। और हमारे यहां पोलिंग स्टेशन कितने हैं? 52,000। और किस कारण से मिला? इन 3-4 बातों से मिला। अगर वो पूरी हो गई हो तो कांग्रेस को जरूर वोट देना, और अगर नहीं दिया तो खोपड़े में फेंक के देना, ताकि उसको पता लगे धोखा देने का परिणाम क्या होता है। यही लोकतंत्र का समय है, और क्या है। अगर कुछ पूछना है, ताचना है, तो उसने जो काम और जो खजाने की चाबी आपने सुपुर्द की थी गहलोत साहब, कांग्रेस को सुपुर्द की थी, और आपने कहा था 1, 2, 3, 4, 9,000 सब कर्जा माफ। अगर हो गया हो भाइयों तो चलो उसकी बारात में चलते हैं, मैं भी चलता हूं आपके साथ, आओ। अगर नहीं हुआ तो खोपड़े में देना है कि नहीं देना? चुनाव किसके लिए होता है? हिसाब का मिलाने के लिए होता है। अगर बाणे की दुकान पे मुनीम रखे ना, और दिवाली पे चोपड़ा नहीं मिला तो दुकान का दिवाला निकल जाए, और मिला करके अच्छा कमा के देता है तो तनख्वाह बढ़ाता है, नहीं तो काला मुंह करके बाहर निकालता है। लोकतंत्र में मालिक मैं तेरे से कहना चाहता हूं, 3 साल में अगर इस सरकार ने अच्छा काम किया हो और कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने गांव में, अपनी तहसील में अगर अच्छा काम किया हो तो इसको वोट दो, और अगर काम नहीं किया और केवल गोलियां कोहनी पे लगाकर मुठ बनाया तो उसको सजा देने का समय, यही चुनाव का समय होता है जब सजा दी जाती है पार्टियों को। 1 पैसा माफ नहीं हुआ, 1 पैसा। ये तो वसुंधरा जी की गनीमत थी कि पिछली बार हमने आपको 25,000 माफ करके कागज के आपके हाथ में दिया, और माफ करने का कागज पकड़ाया था कि बोला रामदेव से बोलो यार, वसुंधरा जी के सरकार पकड़ाया, इन्होंने केवल यहां फोन लगाया 1, 2, 3, 4 जो वोट चाहिए था। जनता ने सोचा बैठो इसकी बारात में यार, अगर एक फटका दबाने से अपना कर्जा माफ होता है तो चलो तो सही, यार चले कि नहीं चले। इसी कारण से यहाँ कांग्रेस जीती कि नहीं जीती। फिर दूसरा और लगाया, 5 साल तक बिजली का कोई दाम नहीं बढ़ेगा। ने कहा था रामधन से बताओ, कहा था 5 साल तक कोई पैसा नहीं बढ़ेगा। अब कांग्रेसियों को ही कहो कि तुम अपना 1 सितंबर 18 का बिल निकाल, तेरे घर का ही निकाल यार, मेरा नहीं, तेरे, और अभी 21 का निकाल, और दोनों को एक आंख से और चश्मे से देख। इस तार में करंट नहीं आता, इस कागज के छूटे में करंट आता है जो हाथ से गिर जाता है। केवल धोखा देकर के वोट करने का काम करता है, और 50,000 वोट का ही फर्क है, एग्री करने की जरूरत नहीं है। यह समय होता है चुनाव के समय जब इनको रगड़ा जाता है इन नेताओं को। अगर उस समय भूल जाते हो ना तो फिर ये आपका बिना साबुन के हजामत करेंगे जो अब तक करते आए। अगर इसका इलाज है तो आपके पास है, मेरे पास नहीं है। उन सारे बच्चों को लगाया जो 6,000 और 8,000 की नौकरी में इस राजस्थान के पंचायत में बैठा होगा, चाहे स्कूल में बैठा होगा, संविदा 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 संविदा, वो बच्चा रो रहा है क्योंकि उसको वो 6,000 और 8,000 की तनख्वाह में बच्चे को दूध नहीं पिला सकता। शाम को जाता है ना तो बच्चा रोता हुआ सामने आता है, पर लगा हुआ क्यों है कि आज नहीं कल पक्की नौकरी हो जाएगी, आज नहीं कल पक्की नौकरी हो जाएगी, आज नहीं कल पक्की नौकरी हो जाएगी। इस पक्की नौकरी के इस गुण के कारण से चिपका हुआ है। और पिछली बार इस कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, मैं आपको वही याद दिला रहा हूं, घोषणा पत्र में लिखा था हम इन सब संविदा के कर्मचारियों को पक्की नौकरी देंगे। आखिरी का बोलो यार, कहा था ये 11 लाख बच्चे हैं, 11 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इस नौकरी की चिंता में इस सरकार के इस आश्वासन पर बैठे हैं। इन्होंने क्या किया, बीडी कल्ला साहब की कमेटी बना दी, बीडी कल्ला साहब की कमेटी। 3 साल तो मीटिंग ही चल रही है, निर्णय नहीं हो रहा। निर्णय कब होगा? मरने के 3 महीने पहले होगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको, ये राजनेता जो कांग्रेस है ना, धोखा देकर के इस देश की जो ठगाई की गई इस पार्टी ने, हमारा इस पार्टी से लड़ाई इसी बात की है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और ये कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। इन दोनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई। आज दिन तक उन बच्चों को नहीं नौकरी, तुम लोगों ने कहा था ना या तो नौकरी मिलेगी
या बेकारी भत्ता 3,000 और 3,500। मेरी बच्ची मुझसे पूछती है, पापा आपकी पार्टी ने तो बच्चे को बेकारी को भत्ता देना नहीं कहा, कांग्रेस ने कम से कम घोषणा पत्र में ये तो लिखा है या तो नौकरी देंगे या भत्ता देंगे। उस बच्ची के मन में भी एक समय तो ऐसा गुस्सा आया। लेकिन आज 3 साल पूरा हो गया। इस अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं, इस पूरी आमसभा में बैठा हुआ ऐसा कोई नौजवान खड़ा हो जाए जिसको इन 3 सालों में या तो नौकरी नहीं मिलने के कारण से 3,500 रुपया बच्ची को, 3,000 रुपया किसी बच्चे को मिला हो और पूरे समय तक मिला हो, खड़ा हो जाए तो बात सुनूंगा वास्तव में है कि नहीं है। यार ऐसी ठगाई करने वाली पार्टी को, इस प्रकार से झूठ बोल करके अपना उल्लू सीधा करने वाली पार्टी की बारात में जाए। अभी लगाया वोट, कब लगाया? जो भाई इलेक्शन होने आया ना तो वोट लगाया, ये सड़क भी बनेगी, ये सड़क भी बनेगी, ये सड़क भी बनेगी, या वोट लगाया, वोट खाओ। अगर इसके बाद भी अगर आप उसके साथ जाते हो तो दुर्भाग्य आपका। चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अगर हम भी आपको ऐसे वादा करें और ऐसे वादे के बाद अगर वादा खिलाफी करें तो जब वापस चुनाव आता है तो हमारा भी चोपड़ा उठाओ यार। और अगर हमने चोपड़े में धोखा दिया हो तो हमको भी मारो यार, कोई चिंता की बात नहीं। पर ये नहीं हो सकता है, आप इस समय भूल जाओ, ये नहीं हो सकता। मुझे इस बात का आक्रोश इसलिए है कि मैं इस कांग्रेस को इतने सालों से देख रहा हूं, इतने सारे देश को भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर खाक कर दिया। आपको रोना नहीं आता इस देश को देखकर? जहां देखो वहां चिट्ठी लग रही है, जहां देखो वहां चिट्ठी लग रही है। और अब तक तो ये सब मालूम हुए ना, वो अच्छे दिन अब इनको सपने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने सीधा पैसा खाते में डालना शुरू कर दिया, फिर डाकुओं को सब बाहर निकाला नहीं निकाला। जो भ्रष्टाचार को खत्म करे उसके साथ जाओगे या जिसने भ्रष्टाचार ने देश को जला के खाक कर दिया? आप और मैं गाली देता हूं, पटवारी साहब पैसा खाता है, खाना खाएगा। जिसका बाप चोर, उसकी औलाद चोर पैदा होती है, इसमें बच्चे का क्या दोष है यार? और मानना हो तो इन हत्यारों को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये हत्यारे कहां मरते हैं? ये वोट की पेटी में मरते हैं। मैं वोट के मालिक, समझ इस बात को। इन हत्यारों को मारना सीख ताकि देश में से भ्रष्टाचार मिला। एक अंग्रेज जरा इतिहास देखा, कोई कोयला खा करके जेल गया। ये लालू जी अभी जेल से आए, घास खा करके आए, देखो ना। जवान साहब मकान खा गया, खाने की चीज है, और खा गया, जेल गया। कलमंडी साहब खेल का सामान खा के जेल गया। क्या यार दुर्भाग्य है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसके सामने अपने मन की पीड़ा को, ये कोई हमारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। मुल्क का, ये मुल्क का तू भी नागरिक है यार, तू भी अन्य जगह खाता है धरती माता का, तेरा धर्म नहीं है। ऐसे बेईमान लोगों को जो धोखा देकर के वोट की छड़ाई करते हैं उनके खिलाफ खड़े हो, मजबूती के साथ खड़े होकर के सामना करो। अभी यहाँ और एक प्रदर्शन चलाया, यहाँ 2 निर्दलीय खड़े हुए। अभी कहाँ जाएंगे? हम तो जाएंगे मोदी जी के पास, ये जाएगा अभी पप्पू के पास। अब ये दोनों कहाँ जाएंगे? इन दोनों का कोई ठिकाना है? मैं आपसे वो कड़वी बात करता हूँ, सच कह रहा हूँ। ये दोनों कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम विकास करा देंगे, विकास करा देंगे, हाथ में झींगा नहीं, क्या करा देंगे? केवल सुकन बिगाड़ने का धंधा करते हुए अपने व्यक्तिगत अहंकार के लिए ऐसी पार्टी को तुम छोड़कर केवल राज की खुशी चाटने गए नहीं। पार्टी ने कैंडिडेट बनने का अधिकार सकता है, टिकट मांगने का अधिकार भी सकता है। उदयराज जी तुम्हारा भी अधिकार था। और भारतीय जनता पार्टी ये सिखाती है कि जिसे टिकट मिलेगा मैं उसका प्रचार करूंगा। ये है बीजेपी। इधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, अपना दिमाग साफ करो। अगर ऐसा घमंड सबको आ जाए हम नेताओं को, तो अगर इस पार्टी की दुर्गति हो जाएगी ना। ये कांग्रेस की दुर्गति क्यों हुई? एक अच्छी बड़ी पार्टी हिंदुस्तान पे राज करती थी, ऐसा सारे राज्यों में जिसका मुख्यमंत्री था, एक कोने में घुस गया आज। क्यों? इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आज देश का प्रधानमंत्री ऐसा बहादुर व्यक्ति बना है। मैंने भी अपनी जिंदगी के 40 साल राजनीति में गुजारे हैं, लेकिन ऐसा बंदा मैंने पहली बार देखा है। तो 7 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं ले पाया, एक दिन जुकाम नहीं होता है, एक दिन बुखार नहीं होता है। गुलाब चंद जी को होता है, सतीश जी को होता है, सबको होता है, इसको नहीं होता है। इसका मतलब ऊपर वाले की कितनी अजीब मेहरबानी इस आदमी को।
कोई शक्ति चला रहा है यार इसको, इस व्यक्ति को जो न रात देखता है ना दिन देखता है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करता है। हे मुल्क के मालिक को समझो, जब ये कोरोना आया था ना, आप और हम तो हिल गए। हमने सोचा अब क्या होगा, कौन बचेगा कौन रहेगा। 2019-20 में प्लेग आया था हमारे यहाँ, तो हमारी आबादी 30 करोड़ की हिंदुस्तान थी, उसमें से 3 करोड़ लोग भगवान के प्यारे हो गए, 3 करोड़ लोग। जब ये कोरोना आया ना, तो बड़े बड़े दिग्गज अमेरिका और बड़ा पैसे वाले घमंड करने वाले चूर हो गए, लेकिन आपका ये चाय बेचने वाला बच्चा जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है ना, तो 2 वैक्सीन बनाता है, 2 वैक्सीन। अरे हिंदुस्तान में 75 वर्ष में पहली बार किसी ने वैक्सीन बनाने का काम किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। आज आप और मैं ये बिना मास्क के यहाँ बैठे ना, उस आदमी की बदौलत है। जिसने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा करके हमको मौत के मुंह में जाते हुए को बचा दिया, उसको तो वोट नहीं दिया और वो सवेरे उठ के कहता हमको वैक्सीन नहीं मिली, हमको जैसे कि काका जी और मैं बोले थे जो मांग रहे हो। क्या है, क्या नाटेबाजी क्या है? रोज सवेरे उठ के एक स्टेटमेंट हमको कम मिल रहा, हमको कम मिल रहा, तो तुम क्या नहीं मिले, उसको सारे हिंदुस्तान में देना पड़ता है, सबको बराबर का ध्यान रखना पड़ता है। केवल आपके लिए नहीं देते कि आपको रियासत हुकूमत कर दे और बाकी हिंदुस्तान को तबाह कर दे, ये नहीं हो सकता यार। वो जिस जगह बैठा है ना, वो संपूर्ण देश के 130 करोड़ का जिम्मा लेकर के बैठा है, उसको अपनी आंख सबकी तरफ घुमा के रखनी पड़ेगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस सरकार को आपको सबक सिखाने का समय यही है। मैं सोचता हूँ कि जिनको आप खड़े हुए हैं, अब एक हमारे और हैं जो कहते हैं मैंने बीजेपी बनाई, तो मैंने कहा झक मारी है। अगर बीजेपी उन्होंने बनाई तो नहीं, हाँ आपने बीजेपी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी पर अधिकार करने के लिए बीजेपी नहीं है दोस्त। तो ये सोचे बीजेपी मेरी जेब में है, तो बीजेपी का ये कार्यकर्ता मर जाएगा, लेकिन पार्टी को किसी नेता की जेब में नहीं जाने देगा। हम इसलिए काम करते हैं, हमने इस पार्टी को खड़ा करने का प्रयत्न किया, हम इस राष्ट्रीय विचारधारा को आगे लेके गए। लोग पत्थर फेंकते थे, आपके गांव में भूलाटिया उड़ाते थे, हमें दौड़ाते हैं, हमारी गाड़ी पंचर कर देते थे, तो हमने कहा आज नहीं कल तुम समझोगे कि सच क्या है। और ये नरेंद्र मोदी है जिससे आज कश्मीर तुम्हारा तिरंगा लहरा रहा है, बाकी लोग तिरंगा देखने के लिए भी सपने आते। आज ये नरेंद्र मोदी है दोस्त कि राम जी का मंदिर बना चालू हो गया दोस्त। अब क्या मैं, क्योंकि मेरे कई नेता बोलने वाले, मैं आपसे विनम्र भाव से कहता हूँ, भगवान के लिए अपना दिल और दिमाग, माता रहने बैठी है, एक हांडी लेने जाती ना पानी की, तो ज्यादा ऊंची करके देखती, चढ़ तो नहीं है, चढ़ तो नहीं। फिर उसके बाद उससे आंग फेंकती है कि कहीं घाघरा तो नहीं पानी छू जाएगा, उसके बाद भी नहीं आता, ऊंचा करके खड़खड़े देती है, फूटी तो नहीं है, ज्योति तो नहीं है। मुल्क के मालिक क्या, कम से कम वोट डालने के पहले एक हथौड़ा इस माथे में मार, किस पार्टी को देने से फायदा होगा और किस पार्टी को देने से फायदा नहीं होगा, ये निर्णय करने की ताकत बढ़ाओ। और इस ताकत को सब लोग मिलकर के मेहनत करो, केवल ऐसा नहीं हम ही मेहनत करते रहे जैसे हमारे घर का करे और बिगड़ रहा है। देश तुम्हारा नहीं है, ये देश रुक जाएगा तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या मजे, क्या दुर्भाग्य है यार देश का। आप सब जवान आदमी हो यार, कम से कम देश की रक्षा के लिए इससे बढ़िया हाथ नरेंद्र मोदी से बढ़िया कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? उस व्यक्ति की हौसला बढ़ा, हिम्मत बढ़ा, ये वल्लभ नगर से मैसेज जाए, मोदी जी आपने जो काम किया हम सारे के सारे तुम्हारे साथ खड़े हैं, तब जाके लगेगा यार मोदी जी ने कुछ किया। मेरी प्रार्थना है दोस्तों, मेरी प्रार्थना है, कोई मेरे से उदयलाल जी नाराज हो या कोई रणजीत सिंह नाराज हो तो मैं इसकी देना, मैं जिस पार्टी के लिए चला हूं, ये पार्टी देश के लिए बनी, किसी आदमी की नौकरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बनी। कोई ये सोच ले या बैठा नेता की मेरी नौकरी करे ना, अरे हम इस देश से प्यार करते हैं, इसलिए 70 साल से घोड़े फोड़ रहे हैं अपने यहाँ, इसलिए जिंदगी की दाव लगाकर ये तो आ गया राज, नहीं तो हमारे तो भाटे लिखे थे भागे हुए, फिर भी हम अड़े रहे। हमने कहा हार नहीं मानेंगे। और अटल बिहारी जिस कविता के साथ सारे को हिलाता था ना, वो हमारा काम करने का ताकत थी। आप दोस्तों, आप सबसे भी प्रार्थना करता हूँ, यहाँ जाने के बाद सो मत, अपने अपने गांव में अपने अपने बाजू में घुरो ना। क्या हो गया, पैरे मेहंदी है तुम्हारा नहीं है वो। आज क्या संदेश देना चाहते मोदी जी को? मोदी जी को संदेश देना चाहते पप्पू के माध्यम से? क्या दुर्भाग्य होगा मेरा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं,
अगर कोई कठोर शब्द के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सावधान करने जाऊं, हे मुल्क के मालिक, इस वोट की पेटी से हिंदुस्तान का तकदीर बनता है और हिंदुस्तान का तकदीर टूटता है। अपने मन को समझा और सही रास्ते पर आगे बढ़। धन्यवाद।